एक पुराना गाना है जो ज़हन में रहता है। गाना कुछ इस प्रकार से है। प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा अनाड़ी हो। लेकिन अगर जब पीछे मुड़कर देखते हैं और अभी देखते हैं, ये सपना कुछ हद तक इसका पूरा होना उतना सच नहीं लग रहा है। वजह यह है क्योंकि जो बंगला आप चाहते हैं, जो घर चाहते हैं, उसका दाम कुछ बढ़ गया है। इसी कंसर्न को लेकर आज हमने आमंत्रित किया है रियल एस्टेट एजेंट्स लाइसेंसिंग बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल हसन को, और हमारे साथ हैं रियल एस्टेट एजेंट्स लाइसेंसिंग बोर्ड के सीईओ रविनेश मूर्ति। हम आपका स्वागत करते हैं आईना के इस कार्यक्रम में। और थोड़ी देर में हम बात करेंगे हार्कोर्ट्स के सेल्स कंसल्टेंट जसविंदर सिंह से। उनसे पूछेंगे कि जो रियल एस्टेट बिज़नेस है और घरों के दामों में जो बढ़ंती हुई है वगैरह वगैरह। और हम चाहते हैं कि इस बीच आईना के इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर, अगर जो आप घर के दामों के बारे में इससे जो जुड़ी कानून है वो जानना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो रियल बी है, रियल एस्टेट एजेंट्स लाइसेंसिंग बोर्ड जो है, इसका रोल और फंक्शन क्या है? रियल स्टेट एजेंट्स लाइसेंसिंग बोर्ड का मेजर फंक्शन है licensing of real estate agents, granting certificate of approval for real estate salesperson, branch managers, and institute matters of disciplinary proceedings. हम देखते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के और होते हैं, जैसे अनएथिकल डील्स जब होते हैं और कोई भी ऑफेंस जो रियल एस्टेट एजेंट्स एक्ट के नीचे होता है, तो उसके मुताबिक रियल एस्टेट बोर्ड के पास पावर्स होता है कि वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करे। और हमारे मेजर जो हमारे विजन्स है उसका है टू डेवलप अ वाइब्रेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन फिजी। तो वो हमारा बहुत जिम्मेदारी रोल होता है जो टू डेवलप एंड रेगुलेट रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन फिजी। तो ये जो रियल एस्टेट लाइसेंसिंग बोर्ड है, इसका निर्माण कब से हुआ? क्या ये पहले से भी था या अभी हाल ही से ये लागू हुआ है? जो हमारे एक्ट है रियल एस्टेट एजेंट्स एक्ट 2006, इसका निर्माण जो एनफोर्समेंट है वो 1 जुलाई 2008 से हुआ है। और हमारे जो रियल एस्टेट का जो इस्टेब्लिशमेंट जो बोर्ड है वो भी 1 जुलाई 2008 से हुआ है। फिर 2010 से जो रियल एस्टेट एजेंट्स लाइसेंसिंग बोर्ड है उसे सेचुरी कॉर्पोरेट सेचुरी बोर्ड आरंभ किया गया है। तो आपने समझाया कि जो रियल बी है उनका सर्विसेज क्या है, किस तरह से सर्विस प्रदान करते हैं। हमें ये बताइए कि किस कानून के नीचे आप लोग ऑपरेट करते हैं? ये हमारे जो गवर्निंग लेजिस्लेशन है रियल एस्टेट एजेंट्स लाइसेंसिंग एक्ट 2006। और आपके जितने स्टेक होल्डर्स है, डेफिनेटली जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं फिजी में काफ़ी है, तो क्या वे इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं या इन कानूनों का पालन करते हैं, इन कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं? हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो एजेंट्स है वो कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं, बट कुछ केसेस आया है जो कानून का उल्लंघन भी करते हैं और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनका खिलाफ हुआ है। कुछ लोगों का लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया है, कैंसिल किया गया है। और हम जानते हैं कि जहाँ पैसा है तो ऐसा स्कैम्स, ये जालसाजी, डिफ्रॉडिंग, ये सब होता रहता है। तो जब कोई आपके जो रियल एस्टेट एजेंट्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, वे अगर जो कानून को तोड़ते हैं तो प्रोसिक्यूशन कैसे कंडक्ट किया जाता है? हमारे जो एक्ट है, जो जो रियल एस्टेट एजेंट्स एक्ट है, उसके मुताबिक हम देखते हैं कौन जगह पे वो ब्लीच हुआ है और उसके मुताबिक से हम प्रोसिक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो कोई इल्लीगल एजेंट है तो हमारे एक्ट के मुताबिक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा $50,000 फ़ाइन है या जेल की सज़ा 3 सालों की है, तो उसे हम पुलिस का रिपोर्ट करते हैं वो केस। और जो हमारे जो एजेंट्स के खिलाफ जब शिकायत आते हैं तो हम देखते हैं वो कितना सीरियस कंप्लेन है, तो जो हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स लाइसेंसिंग बोर्ड है वो उनके कार्रवाई करते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि जो बोर्ड है और चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल हसन जी भी हमारे पास हैं, तो आप दोनों क्या कंसल्ट करना होता है कि आपको अपने बोर्ड से फिर आगे कानूनी कार्रवाई होती है? जी हाँ, हमारे एक्ट में हमारे जो ड्यूटीज़ है वो स्टिपुलेटेड है और उसी एक्ट के मुताबिक हमें अपना रोल करना पड़ता है। आपने कहा कि कुछ केसेस आते हैं आपके सामने जिसमें करप्शन केसेस होते हैं, कुछ स्कैम होते हैं। किस तरह के नेचर ऑफ केसेस सामने आए हुए हैं? जी, बहुत सारे केसेस आए हुए 2008 से, बट हम ये हाईलाइट करने चाहते हैं अभी हाल ही में
एक केस आया था जब एक पेशेंट ने डेवलपर के द्वारा एक्टिंग करते हुए बहुत सारे लोगों से एक ज़मीन पर डिपॉजिट कलेक्ट किया और रफू चक्कर हो गया। तो उसे अभी पुलिस ने पकड़ तो लिया है, बट वो लोगों का डिपॉजिट नहीं रिकवर कर पाया। तो जब लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप लोगों ने पुलिस के पास लेकर जाते जी हैं। हाँ। सवाल ये उठता है कि फिजी में लोगों को कैसे पता चले कि कौन रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं और कौन ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं हुए हैं बट मतलब कि फेक एजेंट्स हैं, कितने हम हैं? जो रियल एस्टेट एजेंट्स बोर्ड है वो हम लाइसेंस इशू करते हैं, लाइसेंस आईडी कार्ड, तो उसे और उसमें लाइसेंस नंबर होते हैं। तो जब कोई भी लोग रियल एस्टेट एजेंट से कोई भी सर्विसेज का मांग करते हैं तो उसे उसका लाइसेंस नंबर जांच करे चाहिए। फिजी में कितने लाइसेंस एजेंट्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स? 124 लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट्स है और 172 सेल्स पर्सन है। तो डॉक्टर हसन जी, आप बताइए कि आप जो चेयरमैन हैं आप इस बोर्ड के, आपका क्या रोल होता है एज द चेयरमैन, या फिर बोर्ड का क्या रोल होता है इसमें? हमारा बोर्ड का जो फंक्शन है ये कि पहले तो हमारे पास जो शिकायत आता है वो थ्रू हमारे सीईओ के ज़रिए जाता है, और हमारे बोर्ड के अंदर और साथी भी है, 2-3 और है जो तर्जुमाकान है, जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो उनके सामने हम सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या नेचर ऑफ, क्या उनका जो प्रॉब्लम्स है क्या है, क्या उन्होंने उल्लंघन किया कानून का, और उसके बाद में फिर हमको बुलाते हैं या और भी से कदम उठाना है तो उस तरीक़ा से हम उनको उस प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। अब देखा कि 2008 में इस कानून को रखा गया था, मतलब कि एनफोर्स किया गया था, और अभी 2015 में है। क्या इसमें कुछ कानून में कुछ रद्दोबदल हुआ है या फिर इसे पूरी तरह से एनफोर्स कर दिया गया है? जी हाँ, हम देखते हैं कि जो 2011 में एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था जिसमें रियल बी को और ज़्यादा पावर्स दिया गया है। जिस तरह हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं कंप्लेंट्स, हमारे पास पावर्स होते हैं कि किसी भी एजेंट का ऑफिस हम बंद कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरह से बोर्ड के पास अब काफ़ी ढेर पावर्स है। किस तरह से किसी एक रियल एस्टेट, हसन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहता जो कॉमन प्रॉब्लम हमारे सामने है और शायद आ सकता इस रियल एस्टेट के अंदर, वो एक है जो मिस हैंडलिंग ऑफ ट्रस्ट फंड होता है। जो लोग मसलन ले जाए एक रियल एस्टेट एजेंट है तो अपना जो फंड है जो आदमी डिपॉजिट देता उसको अपना पर्सनल अकाउंट में रख लेगा। तो उसमें उसको अपना पर्सनल अकाउंट रखने से जो देने वाला अपना जो ट्रस्ट फंड रखता है उसकी कोई ताकत कम हो जाता। और दूसरा ये होता है कि जो कमीशन मिलता है जो सेल्स प्रोसीड के ज़रिए से, उसके अंदर भी लोग यानी कि कमी बेस करते हैं ना, जो देना चाहे प्रॉपर्टी ओनर को उसको नहीं देते हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि बाज़ रियल एस्टेट सेल्स पर्सन जो होते हैं वो चाहते हैं कि बीच में और कुछ कमीशन वगैरह बना ले जो रियल एस्टेट एजेंट को मालूम नहीं होता। तो ऐसी बहुत ऐसी कॉमन चीज़ है जो अक्सर लोग इसी हालत में करते रहते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम हाकोर्ट्स के रियल एस्टेट जो कंसल्टेंट है, सेल्स कंसल्टेंट है, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी का दाम क्यों इतना ऊपर चला गया है, क्या वजह हो सकती है, क्या ये दाम कभी नीचे भी गिर सकता है, और एक जो कंज्यूमर है उसका राइट क्या होता है, और जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनके राइट्स क्या होते हैं। ब्रेक के बाद इस बीच आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये आईना का कार्यक्रम है और आज हम रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मिस्टर अब्दुल हसन, जो कि रियल एस्टेट एजेंट्स लाइसेंसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं, और शामिल हो गए हैं जसमिंदर सिंह जी, आप सेल्स कंसल्टेंट हैं हाकोर्ट्स में। अक्सर जब समाचार पत्र उठाते हैं, मेरी एक हॉबी है सैटरडेज़ को बैठ कर न्यूज़पेपर देखना एंड गो टू द पेज जहाँ पर प्रॉपर्टी फॉर सेल होता है। 2003 के बाद जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसमें इट हैज़ सॉर्ट ऑफ इंक्रीज्ड, आसमान छू रहा है। क्यों अचानक से हाउसिंग प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा दाम हो गया है? व्हाट कुड बी द रीज़न, डॉक्टर जी? ऐसा एक ये है कि सबसे पहला ये है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने अभी है और कुछ सालों से है, इसका ख़ास वजह ये है कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ भी है
और दूसरा है कि लोग बाहर माने कि रूरल एरिया से माइग्रेट होते हैं अर्बन सेंटर्स में, और उन लोगों जो आते हैं यहाँ पर रूरल एरिया से माइग्रेट होते हैं, तो उनका पास कोई हुनर नहीं होता है, या कैजुअल वर्कर्स यानी स्किल वर्कर्स होते हैं, तो उनका पास ये आमदनी नहीं होता कि वो घर खरीद सके, और उनका जो इनकम होता अक्सर कम होता, इसलिए उनको हाउस होल्ड के एबिलिटी नहीं होता पे करने के लिए, तो वो नहीं खरीद सकते। तो क्या होता है, जब उनके पास घर नहीं होता है, खरीद नहीं सकते हैं, तो ऐसा हालत होता है कि जाके स्कोटा सेटल में बस जाते। तो अभी हम देखते हैं कि भाई फिजी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोटा सेटलमेंट है, क्योंकि पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते जी जी हैं घर। अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है फिजी में। तो वह अचानक से मेरा सवाल है, और शायद लोग खोल करके पूछना भी चाहें रियल एस्टेट या घरों के बारे में, चाहे रेंट है या यहाँ पर हम बात कर रहे हैं घर खरीदना एक सपना सा हो गया। जसमिंदर जी, क्यों घर के दाम में इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्या वजह हो सकती है? वाल वी टॉक अबाउट डिस्पोजल इनकम, वो तो अलग से, वो तो हमेशा से रहा है, ये प्रॉब्लम रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं रही या फिर अर्बनाइजेशन ज़्यादा होता है, लेकिन उससे पहले घर के दाम में इतना नहीं बढ़ा था। वाई नाउ? मेरे ख्याल से अभी जैसे डॉक्टर हसन ने कहा कि काफ़ी लोग हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, सिटी एरियाज़ में बसना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, बिकॉज़ कि उतना ज़्यादा तक माइग्रेशन होता है, तो वो एक डिमांड क्रिएट कर देता है। और जैसा कि बेसिक इकोनॉमिक्स रूल है, अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो कीमतें तो बढ़ेंगी ना। बट हम लोग क्या करते हैं, ये जो सवाल है एक्चुअली वो ज़्यादातर एक ओनर कितना में बेचना चाहता है और एक बायर कितने में ख़रीदने को तैयार है, वो उनके ऊपर निर्धारित करता है ना। हम लोग तो सिर्फ एक सेवा प्रदान करते हैं कि इन दोनों को मिलाएं। आपने कहा कि इट्स ऑन द डिमांड, तो मतलब कि अभी घरों की सप्लाई है वो कम है। जी, बिकॉज़ क्या होता है, अभी ज़्यादा सब डिविजन्स नहीं है और जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें घर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो क्या होता है कि काफ़ी लोग हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे अगर 5 लोग रहना चाहते हैं तो डिमांड ज़्यादा होगा, और अगर सिर्फ एक ही घर है तो एक दूसरे को वो ऑब्वियसली ट्राई करेंगे ना बीट करने को। तो ये जो रियल एस्टेट एजेंट्स लाइसेंसिंग बोर्ड है, क्या घरों के दाम में किसी तरह की ब्रैकेट नहीं लगा सकता है कि घर के दाम को इतने में बेचना चाहिए? क्योंकि कुछ घर ऐसे हैं, इतने शबी कंडीशंस में हैं कि उन घर को अगर जो आप जाकर देखो, घर का कंडीशन इतना ख़राब है लेकिन उसका दाम आसमान छू रहा है। हाउ कैन दिस बी जस्टिफाइड? इसमें एक चीज़ और है कि विलिंग बाय एंड विलिंग सेल कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर जो आदमी पे करना चाहता है, और अक्सर भी देखा जाए कि जैसे हमने कहा पहले ज़माने में लोग एक दो सेल्स एजेंट्स होते थे जो फैमिली ऑपरेटेड बिजनेस होता था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत रियल एस्टेट एजेंट्स हो चुके हैं, और जो प्रॉपर्टी होता है थ्रू वेबसाइट, उनका जो खुद वेबसाइट होता है, तो ईमेल के ज़रिए से, ओपन हाउस के ज़रिए से, तो उसमें बहुत लोग एक प्रॉपर्टी को जाकर देखते हैं। तो क्या होता है कि इवेंचुअली उसका जो वैल्यू है, और जो बायर्स रहते हैं वो उसको ज़्यादा कीमत में ख़रीदते हैं। तो मतलब कि घर किसी भी कंडीशन में हो उसका दाम बढ़ाया जा सकता है। इट डिपेंड्स, अगर जो 2 पलिए का घर हो, बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं, कोई ज़्यादा दाम देना चाहता है, दे सकता है। क्या इसमें कोई कानून है, जैसे मैंने पहले से कहा, कि इस पर ब्रैकेट लगा सके, ये देखे कि घर का कंडीशन क्या है और फिर उस पर वैल्यू किया जाए घर? वो तो बाय के ऊपर होगा ना। जो आदमी अपना पैसा खर्च करना चाहता है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसको देखना होगा कि भाई कैसा घर खरीद रहा है, और उसके एडवाइजर्स होंगे जो उसको बता सकेंगे, और एक रास्ता ये कि वैल्यूएशन किया जाए, और उस वैल्यूएशन के मुताबिक वो अपना उसका कीमत अदा करे। तो जब प्रॉपर्टी वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर, लेट्स टॉक अबाउट वैल्यूएज रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जिसमें आप भी हैं डॉक्टर जी। तो एक प्रॉपर्टी का सही वैल्यूएशन करना ज़रूरी है, और इसीलिए ये जो एक्ट है, कानून उसमें लाया गया है। तो वैल्यूएज रजिस्ट्रेशन बोर्ड का फंक्शन हमें समझाइए। बोर्ड फंक्शन ये है कि बोर्ड जो लोग रिश्ता होना चाहते हैं, जो वैल्यूएज नहीं है, और जिन्होंने अपना जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी में 3 इयर्स करके अंडर ग्रेजुएट BA डिग्री ले लिया, तो उसके बाद उनको 2 साल जाकर प्रैक्टिस करना पड़ता है किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के साथ में, और वहाँ पर उसको 10 रिपोर्ट बनाना होगा, 5 रूरल प्रॉपर्टीज़ में जो एग्रीकल्चर होता है, और 5 एवन प्रॉपर्टीज़ में।
उसके बाद उसको बोर्ड के सामने आना पड़ता है और बोर्ड उसको देखता है, उसको रिपोर्ट जो रिपोर्ट लिखेगा एट द एंड, उस रिपोर्ट को बोर्ड देखेगा कि इसके ये कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो अभी जो घर बिकता है उसका वैल्यूएशन कौन करता है? वही रजिस्टर्ड वैल्यूज करते हैं। तो क्या जसविंदर जी, आप लोग हाई कोर्ट्स में काम करते हैं, आप सेल्स कंसल्टेंट हैं, जब आप एक घर को आइडेंटिफाई करते हैं या मालिक बेचना चाहता है जी। तो उस घर का वैल्यूएशन अपलोड करते हैं या डू यू गो थ्रू द वैल्यूज रजिस्ट्रेशन बोर्ड? जी नहीं, हम लोग जैसे कि डॉक्टर हसन ने कहा, हम लोग एक रजिस्टर्ड क्या करते हैं, ओनर को या बायर को बताते हैं कि देखिए ये एक पैनल ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स है जिनके पास आप जा सकते हैं, जो आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट दे सकते हैं ना। तो फिर ओनर या बायर जाता है उनके पास और वो लोग अपना रिपोर्ट वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल मैंने 2 बार किया है, तो मतलब कि ऐसा कोई लेजिस्लेशन है ही नहीं कि एक प्रॉपर्टी के प्राइस को कंट्रोल किया जाए? अभी तो ऐसा कोई नहीं है। क्या ऐसा कुछ होने वाला है भविष्य में चलकर, ताकि लोगों के पास एक डिसेंट घर हो? अभी आप देखते हैं जो सरकार ने किया है कि जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ है और स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड में जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन आया है कि लोकल आदमी इसको बाय कर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं कर सकते। जी। तो भी एक तरह का कंट्रोल है। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम ये देखना चाहेंगे कि फिजी में इतने सारे रियल एस्टेट एजेंट्स क्यों हैं? लोकल तो है ही, साथ में ओवरसीज एजेंट्स इतने सारे क्यों हैं? और मैं चाहती हूँ कि अभी तो हम कॉल्स नहीं ले सकते, लेकिन इस ब्रेक के तुरंत बाद हम चाहते हैं कि आप हमें कॉल करें। जो सवाल आप करना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। ये आईना का कार्यक्रम है और आज हम बातें कर रहे हैं घरों के दाम में जो वृद्धि हुई है और उससे संबंधित कानून क्या है। और हमारे साथ पास कुछ लोग कॉल कर रहे हैं जो सवाल करना चाहते हैं। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। बहन जी, राम राम भैया लोग को भी राम राम, सलाम भैया के। कहाँ से कॉल करें भाई साहब, नाम क्या है? मेरे तावा से दूधनाथ है। जी बोलिए। अच्छा, अभी से बहुत पीछे जाओ, करीबन हम लोग 20-25 देख जाओ जी। घर के दाम 30,000 25,000। आज वही घर के दाम आपने बताया, हम सुनता अच्छा रेडियो, अभी वो घर के दाम 150,000 है वो जगह के। तो इस पे भैया लोग इसे सरकार जैसे कुछ करे कि वो दाम पे आज ये दाम कितना जैसा बोल आसमान छुए, सही बात है। आपका समर्थन करता है इस चीज के कि कैसे। और इसमें दूसरा बात और है, जैसे एक अंगना है, उस घर बना जैसे 25-30 हजार लेके जमीन और घर बना के रहे लगा, उसको मांगरेट हुए तो अपन घर का दाम कितना लगा दी से 100,000। ठीक, 100,000 तो बहुत कम है। से हाँ। तो कोई भैया तो ली तो बेचारा कोई हम लोग के देश में काफी वो है बर्बाद भिखारी है ना। नहीं, 100,000 तो बहुत कम है। अभी तो 100,000 में घर नहीं मिलता। नहीं मिले, हाँ वो प्लस करो उसके 150 जाएगी। और जो घर में हम जाता था 30,000 का, आज 150,000 है कि नहीं। तो क्या जानना चाहते हैं हम? वही हम कहना चाहते हैं कि भैया लोग आएंगे सरकार की तरफ से इन लोग चाहे उसकी प्रतिबंध लगाओ, उतना में अपना घर कैसे बेचे सके। जो 30,000 दाम घर उसके पहले रहा, आज कैसे 150 बेचे। और दिन के दिन कोई भी चीज है कि वैल्यू बढ़े नहीं सके, उससे वैल्यू घटे। अच्छा, तो वही चीज आपसे बोलता है कि वो आदमी जावे, जब कोई जावे बेच के जावे, उसका सीधा हाफ एंड हाफ गवर्नमेंट को कर दो। अच्छा जी, धन्यवाद 100 में बेची से जी। सीधा 50% गवर्नमेंट के, 50% तुम्हारे जाओ। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब। मूर्ति जी, हमें बताइए, जब एक घर बिकता है तो कितना परसेंटेज गवर्नमेंट को जाता है? जी हाँ, गवर्नमेंट को ये स्टीम ड्यूटी टैक्स मिलता है, और जब ओनर जो प्रॉफिट करता है तो कैपिटल गेन टैक्स भी भरता है। फीजी में जो घर का दाम बढ़ा है उसकी एक वजह क्या ये हो सकती है कि बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट्स हो गए हैं, और क्या ये वजह भी है कि ओवरसीज़ रियल एजेंट्स ज़्यादा हो गए हैं जिन्होंने मार्केट को कुछ स्पॉइल किया है? जसविंदर, आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, जो रियल एस्टेट एजेंट्स है फीजी में, वो तो ज़्यादातर मेरे जानकारी में सब लोकल्स ही हैं। जैसे कि हम लोग भी एक लोकल कंपनी ही है, हार्कोर्ट्स एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है जिसका एक लोकल कंपनी यहाँ पर है। तो हम लोग जो सेवा प्रदान करते हैं वो लोकल मार्केट के लिए ही होता है। तो हम लोग ये सब मद्देनज़र रखते हुए ही अपना जो सेवा है वो प्रदान करते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अब
एक ओनर है अपना प्रॉपर्टी बेचता है तो वो उसका मेहनत होता है जिसका वो एक कीमत लगाता है, और अगर कोई उस कीमत को अदा करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो इज इट क्या क्या ऐसा नहीं लगता है कि रियल एस्टेट एजेंट्स ने आकर जो मार्केट है उसको स्पॉइल किया है? मूर्ति, व्हाट वुड यू से? इज इट एन असम्पशन या फिर ये गलत इल्ज़ाम है या ऐसा हुआ है? आपका बोर्ड क्या समझता है? जी हाँ, हम सोचते हैं कि इसका साथ और भी ज़्यादा फैक्टर्स है। ये हम कहते सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट, जी हाँ, जो रियल एस्टेट का जो मार्केटिंग का तरीका है, एक प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है, और जो लोग हैं वो अब अपार्ट फ्रॉम जो अपना हाउसिंग के घर लेने के लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। हम पहले देखते थे 10-15 साल पहले लोग सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पे रहता था। अब लोग क्या करते हैं, उसे बिजनेस का और भी करते हैं, जैसे रेंटल इनकम कमाते चाहते हैं, या रिटायरमेंट होम के लिए दूसरा घर खरीदते हैं, या लड़कन बच्चन के लिए और भी घर खरीदते हैं। मतलब कि लोगों तो ने खुद अपने इसको स्पॉइल किया है। एक कॉलर को मौका देते हैं। नमस्ते, आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल किया है? सुबह से नवीन। जी। अच्छा, हम बताया मंगतारा, दिस इज spoiled by the Chinese people coming overseas, and that's why the government has put the stop that they cannot buy any more properties in town. If you go out of town, then you can do it. They're not coming out openly. I think those people are just trying to muck around with the people. आप कुछ थैंक यू जेंटलमैन। आपने कहा है कि इट्स बिकॉज ऑफ द एशियन मार्केट। जसविंदर जी, क्या प्रॉपर्टी जब एक लोकल बायर नहीं खरीद पाता है उस पर दाम इतना ज़्यादा होता है, और आप लोग जानते हैं कि दीज आर द एशियन बायर्स, उनको प्रॉपर्टी सबसे फिर बाद में सौंपी जाती है? जी नहीं, मेरे ख्याल से ये जो एशियन मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो तरह तरह लोगों के विचार में है, बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकल्स भी खरीदते हैं। बट कितने परसेंटेज एशियन मार्केट्स खरीदते हैं? बिकॉज कि लोकल्स का कहना है कि दे कांट अफोर्ड इट, और जैसे कि भाई साहब ने कहा कि लोकल्स नहीं अफोर्ड कर सकते, और ये जो दाम रखा जाता है ऑन एनी प्रॉपर्टी, वो एशियन मार्केट को मद्देनज़र रख कर ही ये दाम ऊपर रखा जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो रियल एस्टेट एजेंट्स है उन्हें मालूम है कि ये एशियन मार्केट एशियन लोग खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा पैसा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो सेगमेंट होता है इसको एक फिगर देना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अभी ये कानून पास होने के बाद में, ख़ास करके बजट के बाद में, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बिके हैं जो कि लोकल्स ने लिया है, राइट? हाँ जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, कहाँ से कॉल किया है भाई साहब, क्या नाम है, सवाल? नमस्ते बहन जी, हम सागवान कॉल करा। अच्छा, आप अपना रेडियो प्लीज़ धीमा करें ताकि आपकी आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई दे, समझ में आए आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, राइट, हाँ जी। राइट ना। हम सागवान कॉल किया। ये रियल एस्टेट तो मिडिल मैन है। अगर एक आदमी 30,000 में घर बेचे तो मिडिल मैन जाए पूछे कि तुम 30,000 में बेचा, तो हम उसका 80,000 दाम लगाएगा। क्या भी लोग जाए कितना बारी पैसा बनावे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में जसविंदर मूर्ति जी? वेल, हम लोग जब एक ओनर के पास जाते हैं, या जब एक ओनर हमें कॉल करता है कि देखो मुझे अपना प्रॉपर्टी बेचना है, तो हम लोग सिर्फ एक सर्टेन परसेंटेज पर ही काम करते हैं। जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि 30,000 ओनर चाहता है और 80,000 में बेचेंगे, तो हम लोग वैसा नहीं करते हैं। हम लोग जो चीज़ भी होता है उसका एक अच्छा सा लिखा पढ़ी होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि, और उसी आधार पे हम लोग प्रॉपर्टी को मार्केट करते हैं। इस कार्यक्रम को जब मैं तैयार कर रही थी तो काफ़ी लोग इस बीच में कॉल भी कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि कॉल करना भी चाहेंगे, और उन्होंने एक बात ये कही कि कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स ऐसे हैं जो घर घर जाकर अपने जो पर्चा है ये प्रमोशनल डील से बेचते हैं, और उनसे कहते हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, और आपकी प्रॉपर्टी 300,000 है बट वी कैन सेल इट फॉर 500,000, तो आर यू विलिंग टू सेल? तो उस ओनर ने कहा, दिस इज़ इन लोदाला बीच स्टेट, कि इफ़ यू कैन सेल इट फॉर दैट मच फाइन। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स है वो दाम निर्धारित करते हैं। किसको दाम निर्धारित करना चाहिए, घर के मालिक को या रियल एस्टेट एजेंट्स को? और इसमें रियल एस्टेट एजेंट्स का कितना प्रॉफिट बनता है, ये जानना चाहेंगे। जब हम देखते हैं जो प्राइजेज़ है वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, अभी जो मार्केट वो दाम करते हैं, जो मार्केट वैल्यू करते हैं। हम कहते हैं उस प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू इतना है, इतना नहीं है। और हम ये जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो
फील्ड में हमेशा होते हैं, वो जानते हैं इस प्राइस का कीमत क्या है। हम देखते हैं जो अगर वो एक प्रॉपर्टी आज बेचते हैं तो उसका वो रेंज मिल जाता है कि वो प्रॉपर्टी वो कितना में बेच पाते हैं। तो उसका जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो उससे वो जान सकते हैं। यू आर एबल टू असेस द मार्केट। जी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद ये जानना चाहेंगे कि जो हॉट सेलिंग जोन से जो एरियाज हैं वो क्या क्या है, प्रॉपर्टी के दाम किन इलाकों में ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, क्योंकि नज़दीक इलाके में है। और हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ दिन समाचार पत्रों में देखा गया था, लाइक आई फॉलो टू, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी स्टैग्नेंट है, नहीं बिके हैं। क्या वजह हो सकती है? और इस बीच हम चाहेंगे कि लोग हमारे पास कॉल भी करें आईना के इस कार्यक्रम में। ये आईना का कार्यक्रम है। इससे पहले हम बातें कर रहे थे कि जब घर बिकता है तो इसमें कितना परसेंटेज रियल एस्टेट को जाता है और कितना मुनाफा एक घर के मालिक को मिलता है। तो क्या प्रोसीजर्स हैं कि ध्यान में रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि रियल एस्टेट एजेंट्स को, ताकि वो अपना कमीशन या कितना कमीशन बना सकें? देखा जाए जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं उनका ख़ास जो जिम्मेदारी ये होता है कि वो फिजिकली इमोशनली दो पार्टीज़ के सामने लाते हैं, जो सेलर्स होते हैं और जो बायर्स होते हैं, और इसके अंदर जो इनका एफर्ट होता है उसके अंदर उनको कमीशन मिलना चाहिए, यानी मिलता है, अक्सर मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये एक फॉर्मूला अडॉप्ट कर ले, मसलन कि एक प्रॉपर्टी का प्राइस है जो वैल्यूएशन के ज़रिए से उसको 200,000 उस प्रॉपर्टी का वैल्यू किया गया, और उसके अंदर जो रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं या सेल्स पर्सन होते हैं उनका खर्च होता है, जाते हैं लोगों को दिखाते हैं प्रॉपर्टी, उनका जो एक्सपेंसेस होता है उसके लिए वो अपना एक्सपेंसेस निकाले, जो मार्केटिंग कॉस्ट होता है, और उसके साथ साथ उनका जो कमीशन है वो ओनर से शुरू में नेगोशिएट कर लें कि भाई हमें इतना 5% कमीशन चाहिए। तो मसलन अगर ले लिया जाए 200,000 प्रॉपर्टी की वैल्यू किया गया जी। एक रजिस्टर्ड वैल्यू के ज़रिए से, तो उसमें मार्केटिंग कॉस्ट अगर $1,000 है और कमीशन है 5%, विच विल बी $10,000, तो उसका जो बैलेंस होता है, बचता है पैसा $189,000, वो ओनर के पास जाना चाहिए। अच्छा जी। जसविंदर जी, जब आप लोग एक प्रॉपर्टी या मालिक से जब बात करते हैं, उस प्रॉपर्टी को एडवर्टाइज करने में, मार्केटिंग करने में जो भाग दौड़ लगता है, कितना इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है? अब अब्रप्टली काफ़ी खर्चा होता है आप लोगों को? ये एक प्रॉपर्टी जब मार्केट पर आता है तो हाँ, डिपेंड करता है कि वो कौन से लोकेशन पर है, हाई प्रोफाइल एरिया है या लो प्रोफाइल एरिया है, तो उसका मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, ओपन हाउस जो कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था उसको कैसे करना चाहिए ना। और उसमें क्या होता है कि जब हम लोग एक ओनर से मिलते हैं, उनके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम लोग उनको मशवरा देते हैं कि आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स से एक रिपोर्ट ले लें, ताकि आपको पता रहे कि आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है। उसके आधार पर मार्केटिंग होता है और बायर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे काम में हम लोग तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, कुछ जो जानते हैं कि वो कितना खर्चा कर सकते हैं, और कुछ है जो नहीं जानते, तो उनको हम बैंकर्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि वो जान सके कि उनको कितना खर्चा करने की क्षमता है, और फिर एक ऑफ़र आता है तो उसको फिर ओनर को प्रेजेंट किया जाता है। तो शायद हम लोग जब देखते हैं कि कोई घर प्रॉपर्टी सेल पर है, एडवर्टाइज्ड है, तो उसके पीछे कितना काम इन्वॉल्व है वो हम नहीं जानते, हम सिर्फ प्राइस देखकर चिल्ला देते हैं। तो आप हमें बताइए कि जो प्रमोशनल, जो आप जिस तरह से प्रमोशंस करते हैं, इट इज़ वेरी कॉस्टली? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक चीज़ में दाम लगता है, तो आप प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइज़ करें, उसका साइनेजेस का और जो वेबसाइट कॉस्टिंग होता है वो सब एक एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट होता है। तो हम लोग जब ओनर से मिलते हैं तो ये सब उनके साथ डिस्कस करते हैं और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आते हैं कि किसको क्या करना चाहिए ताकि उस प्रॉपर्टी को बेस्ट वैल्यू मिल सके। ये जो रियल बी लाइसेंसिंग बोर्ड है, क्या कानून में ऐसा है कि वो कंज्यूमर्स को किसी तरह से प्रोटेक्ट करे? अगर जो मैं घर खरीद रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी का दाम उतना नहीं होना चाहिए क्योंकि कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो क्या मैं फिर इस लाइसेंसिंग बोर्ड के पास आकर शिकायत कर सकती हूँ या फिर उस प्रॉपर्टी को दोबारा से
एवेलुएट करवा कर फिर उस पर प्राइस लगाया जा सकता है? डू यू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स? उसमें ऐसे होता है जो रजिस्टर्ड वैल्यूआ होता है, जो वैल्यूएशन करता है, उसके जो वैल्यूएशन रिपोर्ट होता है उसमें उसको साफ बता देना चाहिए कि यह प्रॉपर्टी के क्या कंडीशंस है, क्या इसमें डिफेक्ट्स है और क्या इसकी मरम्मत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो जो प्रॉपर्टी, क्योंकि एक आदमी, ऑर्डिनरी आदमी होता है जो वैल्यू के बारे में शायद नहीं जानता होगा, जी। तो जो वैल्यू है उसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी कि वो सारा जो प्रॉपर्टी के बारे में है, जो डिफेक्ट्स है और उसका अच्छाई है और नेबरहुड है, सारा चीज़ को अपने रिपोर्ट के अंदर लिख दे, ताकि वो गाइडलाइन हो ओनर के लिए और बायर के लिए भी, दोनों के लिए। क्या कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहाँ पर किसी कंज्यूमर को चीट किया गया हो किसी तरह से? इस तरह के कंप्लेंट्स आते हैं? आते तो हैं जी आते हैं कंप्लेन। जैसे हमारे मुफ्ती साहब तो हमेशा इसको डील करते हैं ना, कि ऐसे लोग करते हैं। लेकिन हमारा एक राय है, जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, जैसे अभी हमने जो एक फॉर्मूला बताया, अगर इस फॉर्मूला को जब प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसको जो ओनर होता है उसको जाकर बता दें कि भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है, इतना हमारे इतना मार्केटिंग कॉस्ट लगा और इतना हम कमीशन लेंगे। हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। तो अभी जो लोगों के अंदर एक वो है, फियर है कि भाई जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा कमीशन लेते हैं, तो वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन उनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जसविंदर जी, क्या आप फ्रेंचाइज कंपनी है और काफ़ी रिलायबल रिप्यूटेबल रियल एस्टेट एजेंट्स आप लोग हैं, क्या आप लोगों के बीच में और जो कंज्यूमर्स हैं और जो ओनर्स, उनके बीच इस तरह की कभी कभी नासमझी हो जाती है कुछ लोगों के बीच में? हाउ ट्रांसपेरेंट आर यू? ये हम लोग जब एक प्रॉपर्टी को मार्केट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका एक दाम होता है, एक ऑफ़र होता है जो कि ओनर एक्सेप्ट करता है या नहीं एक्सेप्ट करता है। तो बायर जानता है कि उसने क्या ऑफ़र किया है, उसने कितना डिपॉजिट दिया है, वो जी। सब ट्रांसपेरेंट रहता है। अच्छा जी। ओनर के तरफ से वो जानते हैं कि कितने का ऑफ़र है, सेटलमेंट वगैरह जो अच्छा जी, निटी-ग्रिटी डिटेल्स एक कॉलर को जल्दी से मौका देते हैं, फिर ब्रेक लेंगे। आपका स्वागत है, नमस्ते। अपना नाम, कहाँ से कॉल किया है, आपका सवाल जल्दी से भाई साहब। हेलो, जी। हम लोग शोक समाचार छुड़ा रहे हैं, बिलाली बोला। अच्छा, ये आईना का कार्यक्रम है भाई साहब, आप थोड़ी देर में कॉल करना। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मूर्ति जी और जसविंदर आपसे और बातें करेंगे। हमने जैसे जानना चाहते हैं कि हॉट सेलिंग जोन्स क्या हैं और कितने कंप्लेंट्स आए हैं, इन कंप्लेंट्स को कैसे डील किया जाता है, वगैरह वगैरह। इस बीच चाहेंगे कि अगले ब्रेक में आप हमारे पास आईना में ज़रूर कॉल करें, क्योंकि हमारा आखिरी ब्रेक रहेगा। घर का जो दाम है उसको लेकर आपके पास कुछ सवाल वगैरह है वो आप कर सकेंगे। ये आईना का कार्यक्रम में है और हम बातें कर रहे हैं रियल एस्टेट एजेंट्स लाइसेंसिंग बोर्ड के सीईओ रविनेश मूर्ति जी, और हमारे साथ हैं हाकोट्स के सेल्स कंसल्टेंट जसविंदर सिंह जी। इससे पहले जब हम बातें कर रहे थे, हमने देखा कि देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स। वजह क्या ये है कि इसमें बहुत मुनाफा है और कमीशन पर जब हम वापस लौटते हैं, इज़ द कमीशन दैट यू गेट विच इज़ वेरी प्रॉफिटेबल, कितना परसेंटेज है, इस पर हम लोग अभी नहीं बात कर पाए थे कि कितना परसेंटेज रियल एस्टेट्स को जाता है। मे बी यू माइट वांट टू क्लैरिफाई। जी, हम देखते हैं कि ग्लोबली देखा जाए तो कोई भी देश में जो रियल एस्टेट कमीशन है वो रेगुलेटेड नहीं होता है। वो जो रियल एस्टेट कमीशन है वो जो प्रॉपर्टी ओनर है या ज़मीन का ओनर है जो अपना प्रॉपर्टी बेचता है, तो वो कमीशन रियल एस्टेट एजेंट्स को पे करता है। तो मतलब कि इसमें एक बात क्लैरिफाई करना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, फिर कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं, कि इट्स नॉट द रियल एस्टेट एजेंट। अगर जब मैं घर बेच रही हूँ, मैं दाम निर्धारित करती हूँ, जी, राइट? इट्स नॉट कि क्योंकि लोगों की उंगलियां ज़्यादा उठती हैं कि रियल एस्टेट एजेंट्स ने आकर दामों को स्पॉइल किया है हमारे लोकल मार्केट में, बट इट्स द ओनर जो चाहता है कि वो इतने में अपने घर को बेचे। एक कॉलर को मौका देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नमस्ते जी। हेलो जी, क्या नाम है आपका? मैं सुरेश कोलकर, हमारा नाम है निरंजन प्रसाद। जी। और हम जैसे पाउना है प्रॉपर्टी के, और हम अपन प्रॉपर्टी बेचता है जैसे $200,000 में, और वैल्यू आए कि वैल्यू कर दी अबाउट $180,000। तो कौन सी हम लोग 118 देंगे 200,000 में? मतलब पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू बाय, ही इज विलिंग टू बाय इन 200,000। तो उसमें क्या खिलाफ है? जहाँ जो वैल्यूएशन होता है, जब आप बैंक से लोन लेते हैं, जो खरीदार होता है तो वो वैल्यूएशन रिपोर्ट पर ही लोन देते हैं।
तो अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर खरीदार जो लोकल्स होते हैं वो बैंक लोन से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो वैल्यूएशन प्राइस पे ही बैंक उस पर लोन देंगे तो वही प्राइस पे वो खरीद पाते नहीं हैं। तो भाई साहब का कहना है कि अगर जो प्रॉपर्टी नहीं, तो वैल्यू अगर बैंक द वैल्यू आई विल मेक अ डाउन देन, अगर से तो उससे ज्यादा प्रॉपर्टी हो तो वैल्यू से जो बाया है वो बताएगी कुछ कमती करके तुम वैल्यू करो तब। तो हम देखते हैं जो हमारे वेल्वर्स है वो वेल्वर्स रजिस्ट्रेशन बोर्ड के नीचे होते हैं, तो वो उसका जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सब वो कैलकुलेट करते हैं। तो हाल ही हम नहीं कह सकते कि वैल्यूएशन रॉन्ग वैल्यू पे वो करते हैं। और जब ये भी हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप वैल्यूएशन प्राइस पे ही प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। कुछ कुछ कैश बायर्स होते हैं जो अपना प्राइस पर प्रॉपर्टी खरीदता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हम्म। था कि अगर जो आपकी प्रॉपर्टी है 100,000 उसका वैल्यूएशन हुआ है, यू कैन सेल इट फॉर $200,000 अगर जो डिमांड है, अगर जो कोई खरीदार मिलता है आपको। धन्यवाद भाई साहब कॉल करने के लिए। आपका भी स्वागत है आईना में। नमस्ते जी। नमस्ते शमी जी। जी नमस्ते जी ये सलोचना अब्बास है। जी। जी हाँ, ये जो फॉरेनर्स है, ये जो विदेश से जो लोग आते हैं यहाँ पर फिजी में घर खरीदने के लिए, वे लोग अफोर्ड कर लेते हैं ना, और जो हमारे लोकल पीपल रहते हैं वे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके वजह ये जो फॉरेनर्स के कारण से इसका डिमांड ज्यादा है घर का, इसका वजह यही है मेरा ख्याल से। क्या ये सही है? जी हाँ, एक रीज़न हो सकता है कि फॉरेनर्स के कारण डिमांड ज़्यादा है, बट हम ये भी देखते हैं कि अभी जो बिल्डिंग कॉस्ट है, बिल्डिंग मटेरियल से लेबर कॉस्ट है, वो सब भी ऊपर हो चुका है। और हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी ऊपर हो चुका है। पीपल का अफोर्डेबिलिटी रेट जो है वो भी ऊपर हो चुका है। जो परचेसिंग पावर है, पहले हम देखते कि लोग 100-200,000 पर उसके लोन नहीं मिलते थे, अब काफ़ी पीपल एलिजिबल हो सका है बिकॉज बैंक रेट्स इंटरेस्ट रेट कमती हो गया। जी हाँ, इसका वजह जो है ये मिनिमम वेज, और फिर दूसरा तरफ देखा जाता है कि जो तनख्वाह है जो आदमी का, पहले वे लोगन अफोर्ड कर लेते थे ना, उस टाइम ड्यूटी भी कम था ना, ये सब कुछ भी था उस वक्त। हाँ, बट अभी भी ये जो सिचुएशन है ज़्यादातर चेंज नहीं हुआ है। लोगों के आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आया है, और अभी के जो ख़रीदार है वो बैंक्स के पास जाते हैं जिनका ख़रीदने का क्षमता बढ़ गया है, तो वो लोग और ज़्यादा दाम में और अच्छे प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। बहन जी थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। कहाँ पर, किस इलाके को हम लोग कह सकते हैं कि आर द हॉट सेलिंग एरियाज प्रॉपर्टी? अभी जैसे हम लोग देखते हैं तो ज़्यादातर जो सुवा का फ्रिंज एरियाज़ है, जैसे कि लेमी है, तमवुआ है, नम्बुआ है, बिकॉज़ ये सब सिटी के काफ़ी करीब है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं और या यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। बट काफ़ी ऐसे भी ख़रीदार है जो शहर से थोड़ा दूर भी रहना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो नसोरी में, जहाँ पर बड़े बड़े एकर्स मिल सकते हैं फार्मिंग वगैरह के लिए, वो भी चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से सब एरियाज़ काफ़ी हॉट कंसिडर कर सकते हैं, बट जो सुवा एरिया है जैसे कि नमांदी हाइट्स है, तमवुआ है, बेव्यू हाइट्स है, ये सब थोड़ा ज़्यादा हॉट है। मैंने देखा है कि बिन फॉलोइंग की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो शायद 3-4 महीने से भी स्टैगनेंट दिख रहे हैं। वो प्रॉपर्टीज़ एडवर्टाइज्ड हैं लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ बिक नहीं रहे। क्या वजह हो सकती है? क्या एशियन जो बायर्स हैं वो कम हो गए हैं और लोकल लोग खरीद नहीं रहे हैं दाम को देखकर? जी नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जब बायर्स आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि देखो प्रॉपर्टीज़ में ये डिफेक्ट्स है या ये हमें काम करना पड़ेगा, तो हम लोग ये ऑफ़र कर सकते हैं। तो वो रिपोर्ट जो है हम लोग ओनर्स को देते हैं और ओनर्स ही डिसाइड करते हैं कि उनको वो प्राइस लेना है या नहीं लेना है। एक लास्ट कॉलर को मौका देते हैं। नमस्ते जी। हेलो जी जल्दी से बोलिएगा। जी, हम नवाई दुम्बा से बात कर रहे हैं। क्या नाम है जी? मोहम्मद अतीक। बोलिए। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कोरबूतो में ब्लॉक लिया रहा जमीन। जी हाँ जी बोलिए जल्दी से भाई साहब। हाँ, तो ब्लॉक लिया रहा कोरबूतो में, तो हम लोग
कई भी थी मैं करो वो तो बोले बताइन बोले तुम लोग नहीं सको बोले वो करो बोले जो इसके पैसा दिया हम लोग 8 ब्लॉक कुछ तार और सब लगाई दिया ना तो करो वो तो बोले हम लोग के ब्लॉक तार उखाड़ देता। तो मेरे ख्याल से भाई साहब आप क्या करें, आप जो रियल एस्टेट लाइसेंसिंग बोर्ड है उनसे जाकर संपर्क कर लें। जाने से पहले जसविंदर आपसे और मूर्ति जी आपसे जल्दी से कुछ हाउस बाइंग टिप्स जान लेते हैं, फिर इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। मेरा तो यही राय होगा कि जो ख़रीदार है वो जाकर प्रॉपर्टी देखे तो वो अपना एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिपोर्ट ले सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। एज अ रियल एस्टेट एजेंट हम लोग उनको जानकारी दे सकते हैं कि इस एरिया में प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार से बिका है, किस दाम पर बिका है। बायर के तरफ से जानना ज़रूरी है कि वो कितना ख़रीद सकते हैं, कितना खर्चा कर सकते हैं किसी एक प्रॉपर्टी पर, ताकि वो जाकर राइट प्रॉपर्टी ही देखे और एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाकर अपना ऑफ़र एक अच्छे प्रॉपर्टी पर दे सकें। मूर्ति जी जी हाँ, जो प्रॉपर्टी ओनर है उसे पहला क्या करना चाहिए कि अपना प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना चाहिए, उसका जो राइट प्राइस उसे मालूम होना चाहिए। फिर वो जब रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क करते हैं, उससे डीलिंग्स करते हैं, तो उसे क्लियरली डिस्क्लोज़ करना चाहिए कि वो कितना कमीशन उसे देंगे और कितना मार्केटिंग कॉस्ट है। फिर बिकॉज वो जो पैसा जाता है वो प्रॉपर्टी ओनर के पास जाता है, तो वो उसका मालिक है और वो डिसीजन बना सकते हैं कि कितना परसेंटेज कमीशन वो एजेंट्स के देंगे। और जब हम बायर्स के साइड देखते हैं तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्टी का हिस्ट्री, कि वो प्रॉपर्टी कितना एज का है, कब बना था, और उसका इंजीनियर सर्टिफिकेट उसे वेरीफाई करना चाहिए। इंजीनियर सर्टिफिकेट में वो प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वो सब उसका मालूम पड़ जाएगा। मे बी इंसिडेंट्स रिलेटेड टू दैट हाउस भी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। आज आईना के कार्यक्रम में आप दोनों आए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आईना में आज हम बातें कर रहे थे रियल एस्टेट हाउसिंग के बारे में। हमारे मेहमान हाकोर्स की ओर से जसविंदर सिंह, साथ में डॉक्टर अब्दुल हसन जी, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स लाइसेंसिंग बोर्ड, और CEO हमारे साथ रविनेश मूर्ति। इस कार्यक्रम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होती है अगले सप्ताह आईना में। नमस्ते।